नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य रूप से जो होता है वो नलकूप होता है। बिहार में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वह नलकूप है। ऐसे तो नहर और तालाब भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर स्रोत पूछा जाए तो नलकूप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कैगा जो परमाणु संयंत्र है वो कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ है? ये कुद्रेमुख जो लौह अयस्क खान है ये कर्नाटक में है। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारत में प्रथम महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी वह मुंबई में हुआ था और 2013 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। ये बिल्कुल याद रखिएगा। भारत में जो प्रथम महिला बैंक की स्थापना हुआ है वह मुंबई में हुआ था, 2013 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला है, बिहार के प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के जो प्रथम सीएम थे श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिल्कुल सत्य है कि बिहार के प्रथम सीएम जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। क्लियर। दूसरा है, बिहार के प्रथम महिला सीएम श्रीमती राबड़ी देवी थी। तो ये बिल्कुल सत्य है कि श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के प्रथम महिला सीएम थे। क्लियर। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम जो थे वो अब्दुल गफूर था। बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। क्लियर। जबकि जयराम दास दौलत राम जो थे ये स्वतंत्र भारत में बिहार के ये पहले राज्यपाल थे। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी थी। तो ये बिल्कुल सत्य है, श्रीमती रेणु देवी ही थी बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बिहार के प्रथम सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम महिला सीएम कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम कौन है? तो अब्दुल गफूर। जबकि जयराम दास दौलत राम जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। क्लियर। बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में देखिए, ये राष्ट्रपिता हो जाएगा। राष्ट्रपति लिख दिया है, राष्ट्रपिता कर लीजिएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये जो राष्ट्रपिता हो जाएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ है? तो ये पटना में है। ये कहाँ है? पटना में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है वो पटना में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार का संबंध मधुबनी पेंटिंग से नहीं है?
देखिए नहीं है कि चर्चा कर रहा है, नहीं है कि चर्चा कर रहा है, तो नहीं का एक एक करके देखते हैं कौन नहीं है। तो किस कलाकार का संबंध मधुबनी पेंटिंग से नहीं है? तो पहला है महासुंदरी देवी का संबंध है, तो बिल्कुल महासुंदरी देवी जो थी ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। क्लियर? दूसरा है गोदावरी देवी, गोदावरी देवी का जो संबंध है ये भी मधुबनी पेंटिंग से है। क्लियर? जगदम्बा देवी, तीसरा कौन है? जगदम्बा देवी है, जो कि ये भी जो है क्या है, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। चक्रवर्ती देवी, चक्रवर्ती देवी जो है ये जो है नहीं होगा, ये मंजूषा चित्रकला से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मंजूषा चित्रकला से है, ध्यान में रखिएगा, मंजूषा चित्रकला। क्लियर? तो चक्रवर्ती देवी जो है किससे संबंधित है? मंजूषा चित्रकला से है। क्लियर हो गया होगा? तो कौन मधुबनी पेंटिंग से संबंधित नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लोकनाट्य संगठन बिहार के बक्सर जिला में है? देखिए बिहार के बक्सर जिला का क्वेश्चन पूछ लिया है, कह रहा है कि कौन सा लोकनाट्य संगठन बिहार के बक्सर जिला में है? तो बिहार के बक्सर जिला में जो है, अब देखना पड़ेगा कौन है। तो नवरंग कला मंच जो है ये बिहार के बक्सर जिला में है। क्लियर? नवरंग कला मंच जो है ये बिहार के बक्सर जिला में है, ध्यान में रखिएगा, नवरंग कला मंच। क्लियर? दूसरा है भोजपुरी मंच, भोजपुरी मंच जो है ये आरा जिला में है, ये जो है भोजपुरी मंच ये आरा जिला में है। क्लियर? कहाँ है? आरा जिला। क्लियर हो गया होगा? तो भोजपुरी मंच कहाँ है? आरा जिला में। नवरंग कला मंच कहाँ है? बक्सर में। क्लियर हो गया होगा? तीसरा है कमायनी, तीसरा क्या है? कमायनी, कमायनी भी जो है ये भी जो है क्या है? आरा जिला से संबंधित है। कमायनी जो है ये भी आरा जिला से संबंधित है। क्लियर? और दूसरा है चौथा है नवोदय संघ, नवोदय संघ जो है ये भी आरा जिला से संबंधित है। तो ये तीन को जो है आरा जिला से संबंधित हो गया, और नवरंग कला मंच जो है ये बक्सर से जिला जिससे संबंधित है। तो क्लियर हो गया होगा? तो कौन सा क्या क्वेश्चन था कि कौन सा लोकनाट्य संगठन बिहार के बक्सर जिला में है? तो नवरंग कला मंच जो है ये बक्सर जिला में है, ऑप्शन ये हो जाएगा। जबकि भोजपुरी मंच जो है लोकनाट्य के संगठन ये आरा जिला में है। कमायनी लोकनाट्य संगठन ये भी कहाँ है? आरा जिला में है। नवोदय संघ जो है ये भी नाट्य कला जो है कहाँ है? लोकनाट्य के संगठन ये भी आरा में है। तो क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा झील बिहार में है? कौन सा झील बिहार में है? तो बिहार में देखते हैं कौन सा झील है। बारिका झील, ये सॉरी बारिका झील जो है, बारिका झील ये बिहार में है। बारिका झील कहाँ है? ये बिहार में है, बिल्कुल सत्य है। सांभर झील ये राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में हो गया। क्लियर? और सुकना झील, सुकना झील जो है ये चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा? तो बिहार में कौन सा है? बारिका झील है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। सुकना झील जो है ये चंडीगढ़ में है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण वसूली प्राधिकरण न्यायिक संस्था की स्थापना कब हुई थी? ऋण वसूली प्राधिकरण न्यायिक संस्था की स्थापना 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसको जो बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्या बोला जाता है इसको? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय
कहाँ पर खुला है? भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो ये मसूरी में खुला है। कहाँ पर खुला है? मसूरी, उत्तराखंड में पड़ता है ये। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? बिजली का आविष्कार जो है सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है भारत में वो जामनगर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जामनगर कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और सबसे पुराना भारत में जो तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई असम में है। ये जो डिगबोई असम देख रहे हैं ये है सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है जो कि देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो 9वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? 9वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि तीसरे मंडल में जो है विश्वामित्र द्वारा रचित जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंत्र है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित है। क्लियर? जबकि 9वें मंडल में देवता सोम का जो है उल्लेख मिलता है। क्लियर हो गया होगा? सोम देवता को वनस्पति का देवता भी कहा गया है। सोम देवता को क्या कहा जाता है? वनस्पति का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल जो होता है, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 8वां मंडल जो हम लोग देख रहे हैं तो क्या है वो? ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित जो ऋचा है उसको खिल कहा गया है। क्लियर? जबकि 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें मनुष्य को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में पहली बार जो शूद्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है यही 10वें मंडल में मिलता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं, सभी लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर था वो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वां तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, ध्यान में रखिएगा। जबकि जैन धर्म का जो संस्थापक थे, प्रथम जो तीर्थकर हुए वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जो कि प्रथम तीर्थकर हुए। क्लियर? जबकि 22वां जो तीर्थकर हुए जैन धर्म के ओरिस्ट नेमी हुए, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित बताते हैं, इस जिनका उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में मिलता है। वरिष्ठ नेमी का उल्लेख क्या मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये 22वें वरिष्ठ नेमी जो हुए वो 22वें जो है तीर्थकर हुए। क्लियर? तो वरिष्ठ नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। वरिष्ठ नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। जबकि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। क्लियर? सर्प अर्थात सांप। क्लियर हो गया होगा? जबकि ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ वृषभ हो गया, सांड हो गया, बैल हो गया, जो भी आप कहिए, वृषभ उसी को बोलते हैं, सांड को ही बोलते हैं, बैल भी। तो क्लियर हो गया होगा, बैल, सांड, वृषभ, ये तीनों नाम एक ही होता है। तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और ये प्रथम तीर्थकर हुए। क्लियर? जबकि 22वां तीर्थकर वरिष्ठ नेमी हुए, जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित बताते हैं, जिनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो वरिष्ठ नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? शंख हो गया। क्लियर?
23वां तीर्थकर जो हुए पार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है। क्लियर। और 24वां एवं अंतिम तीर्थकर जो हो गए महावीर स्वामी हो गए। क्लियर रखिएगा। 24वां एवं अंतिम तीर्थकर अगर पूछेगा जैन धर्म का तो वो महावीर स्वामी हो जाएगा। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह थे वह सिंह थे। क्लियर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की अभिलेख में, जो कि मास्की अभिलेख जो प्राप्त हुआ है कर्नाटक से, उसमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये मास्की अभिलेख हो गया, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश से मिला है। तो गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। तीसरा है उडे गोलम। क्या है? उडे गोलम जो है अभिलेख, ये भी कर्नाटक से मिलता है। ध्यान में रखिएगा। मास्की अभिलेख कर्नाटक से, उडे गोलम अभिलेख भी कर्नाटक से, और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से। ये तीनों अभिलेख में जो है मास्की, गुर्जरा, उडे गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्लियर हो गया होगा। जबकि भाब्रू बैराट अभिलेख में जो राजस्थान से मिला है, भाब्रू जो अभिलेख है या इसको बैराट अभिलेख भी बोलते हैं, भाब्रू या बैराट अभिलेख में जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है, उसमें जो है अशोक का जो वर्णन मिलता है वह मगध सम्राट के रूप में वर्णन मिलता है। तो अशोक का जो है मगध सम्राट के रूप में वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? भाब्रू या तो बैराट अभिलेख में, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। क्लियर हो गया होगा। और बाकी जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनके बाद जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सभी में लगभग में जो है अशोक का नाम जो है प्रियदर्शी मिलता है। क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है, जो कि देवता का प्यारा के रूप में इनका वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया होगा। अशोक का जो वर्णन मिलता है क्या मिलता है? प्रियदर्शी के रूप में, देव नाम के रूप में, इस तरह का जो है देवताओं का प्यारा के रूप में मिलता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी। देखिए महमूद गजनबी है ये। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो ये 1025 में हुआ था। कब हुआ था? 1025 में हुआ था। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण जो कहाँ मिलता है? सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में हुआ था। जबकि ये महमूद गजनबी का भारत पर जो आक्रमण था ये 16वां आक्रमण था। ये भी ध्यान में रखना है। ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था, जो कि कहाँ किया गया था? सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में। इस आक्रमण में 50,000 लोगों का संहार हुआ था। इस आक्रमण में 50,000 लोगों का जो है नरसंहार हो गया था। और इस समय जो थे गुजरात के जो शासक थे, सोलंकी वंश का शासन चल रहा था। और सोलंकी वंश का जो शासक थे भीम प्रथम थे, जिनको मूल राज प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो महमूद गजनबी जो है लाखों करोड़ों का जो है धन संपत्ति लूट करके वह चले गए थे। इसी धन संपत्ति में से कुछ जो है धन संपत्ति को जाटों ने विरोध करके वो छीन लिया था। इसीलिए जो है महमूद गजनबी का 17वां आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध। 17वां जो आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में होता है, और वो जाटों के विरुद्ध करता है। और वो जो जाट थे सिंध के जाट थे। जाटों के जो विरुद्ध जाट जो थे वह सिंध में निवास करते थे। तो 1027 में जो है सिंध के जाटों के विरोध जो है महमूद गजनबी का 17वां एवं अंतिम आक्रमण था। क्लियर हो गया होगा।
और प्रथम आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी वो 1000 ईस्वी में किया था। क्लियर। 1000 से 1027 ईस्वी तक आते आते भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आप सोच सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमहल। धूमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? क्या है? से हो जाएगा। धूमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि शासन की संकल्पना। विधि शासन की संकल्पना किस देश से लिया है? विधि शासन की संकल्पना जो है ब्रिटेन से लिया है। किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? किस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो नरसिम्हा समिति का किया गया था। किसका किया गया था? नरसिम्हन जो समिति था ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 53 में मिलता है। क्लियर। अनुच्छेद 53 में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अफवाह की दृष्टि से प्रथम नदी एवं दक्षिणी अमेरिकी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व में जो अफवाह की दृष्टि से प्रथम नदी है वो अमेजन है। और कहता है कि दक्षिणी अमेरिका की, ये दक्षिणी अमेरिका है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो भी अमेजन है, अर्थात ये अमेजन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि की चाल कहता है कि किसी माध्यम में होना चाहिए, ये किसी कर लीजिएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो माध्यम का जो चाल होता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि घनत्व पर निर्भर करता है, ठोस पर निर्भर करता है और तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, जबकि आवृत्ति पर जो है निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो उसमें वित्त मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो लियाकत अली खान को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लियाकत अली खान को बनाया गया था, जो कि ये पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। क्लियर हो गया होगा। वही जो है लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये त्रिपिटक की चर्चा हो रहा है तो ये बौद्ध का है। किसका है? ये बौद्ध का जो है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। क्लियर। इसमें बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक में क्या किया गया है? बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ को लिखने में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक है, इसीलिए इन्हें त्रिपिटक का नाम दिया गया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर। तो चोल काल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रमुख था। क्लियर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो चोल साम्राज्य को जो स्थापना किया था वो विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने किया था, जिसकी राजधानी जो थी तंजौर या तंजावुर में था। स्थानीय स्वशासन जो थी इनकी प्रमुख विशेषता थी। क्लियर।
चोल साम्राज्य जो है 6 मंडलों में प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य क्या था? 6 मंडलों 6 प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो अगर पूछा जाएगा तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। क्लियर? वर्तमान पंचायती राज जो व्यवस्था आप देखते हैं भारत में, वो चोल काल से ही, चोल साम्राज्य से ही संबंधित माना जाता है। तो वर्तमान पंचायती राज जो है व्यवस्था भारत में जो अपनाई गई है वो स्थानीय स्वशासन का आधुनिक रूप है जो कि चोल साम्राज्य में चल रहा था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है ये अकबर के दरबार में हुआ था। यूरोपीय जो चित्रकारी थे सबसे पहले जो प्रवेश किए थे वो अकबर के दरबार में प्रवेश किए थे, वो पुर्तगाली चित्रकारी थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के चित्रकार के द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकला का पेश की गई थी, जिसमें अबुल फजल ने चित्रकला के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की थी। अबुल फजल जो थे चित्रकला के यूरोपीय शैली को जमकर प्रशंसा भी की। मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जाकर पहुंची थी। इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे, जैसे जिसमें अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास आदि प्रमुख थे। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसके शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो वो जहांगीर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, अर्थात राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। क्लियर? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या दिया है? सप्तांग सिद्धांत दिया है, अर्थात राज्य के लिए जो है 7 नियम बताए हैं जो काफी प्रचलित है। क्लियर? कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे उस समय सहयोगी के रूप में भूमिका निभाए और प्रधानमंत्री का पद हासिल किए। तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।